फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेचर मास्टर। आज का हमारा टॉपिक है बेओवुल्फ। टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम आपको ये बताते चलें कि आप हमारे चैनल पर उर्दू और इंग्लिश दोनों वर्जन में वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले बेओवुल्फ का ब्रीफ इंट्रोडक्शन पेश करेंगे। इसके बाद हम थीम्स की बात करेंगे, फिर इसमें मौजूद पैगन और क्रिश्चियन एलिमेंट्स को डिस्कस किया जाएगा। इसमें कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस इस्तेमाल हुई हैं इनके बारे में भी बताया जाएगा, और आखिर में बेओवुल्फ की समरी तफसील के साथ बयान की जाएगी। चलिए हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। बेओवुल्फ ओल्ड इंग्लिश पीरियड का एक बहुत ही अहम वर्क है। अगर इसे इस दौर का मास्टरपीस कहा जाए तो गलत ना होगा। ये एक एपिक पोइम है जो 3182 लाइनों पर मुश्तमिल है। ये किसी एनोनिमस पोएट ने लिखी है। इनफैक्ट इसका कोई टाइटल भी नहीं था, लेकिन जब इंग्लिश हिस्टोरियन ने इसे 1705 में दरियाफ्त किया तो उन्होंने इसका नाम इसके हीरो के नाम की वजह से बेओवुल्फ रख दिया। इसकी सिंगल कॉपी नॉवल कोडेक्स में मौजूद है। नॉवल कोडेक्स को कॉटन मैन्युस्क्रिप्ट भी कहते हैं। इसके बारे में हम अपनी प्रीवियस वीडियो में तफसील से बात कर चुके हैं। फ्रेंड्स, बेओवुल्फ का पहला प्रिंटेड एडिशन थॉर्कलिन ने 1850 में शाया किया। जहाँ तक थीम्स की बात है तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि थीम एक ऐसा मॉरल लेसन होता है जो मुसन्निफ अपने रीडर्स को देना चाहता है। बेओवुल्फ में बहुत से थीम्स बयान हुए हैं। शिवलरी एंड वेलर यूनिवर्सल थीम के तौर पर बयान हुए हैं। बहादुरी और जुर्रत एक ऐसा थीम है जो इस पोइम में बार बार दोहराया गया है। बेओवुल्फ जो कि हीरो है, वो नहायत बहादुरी और हिम्मत के साथ ग्रैंडल्स मदर और आखिर में ड्रैगन का मुकाबला करता है। ये पोइम अपने पढ़ने वालों को ये सबक देती है कि उन्हें हमेशा बहादुरी और जुर्रत के साथ इवल्स का मुकाबला करना चाहिए। दूसरा अहम थीम गुड कन्कर्स इवल है कि जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। लॉयल्टी इस पोइम का मरकजी थीम है। बेओवुल्फ हरोथगर के साथ वफा करता है और वो अपने बादशाह हिजलक के साथ भी आखिर तक वफादार रहता है। फ्रेंड्स, इस पोइम में वॉरियर्स को भी फेथफुल दिखाया गया है। जनरोसिटी सखावत अगरचे माइनर थीम है लेकिन बहुत ही अहम है। किंग हरोथगर और हिजलक दोनों बहुत ही जेनरस किंग हैं और अपने लोगों को इनामात से नवाजते रहते हैं। हरोथगर जो है वो बेओवुल्फ के फादर एक्थियो को पनाह देकर जनरसिटी का मुजाहिरा करता है। बेओवुल्फ भी एक जेनरस किंग साबित होता है जो अपने 50 साला दौरे हुकूमत में अपने लोगों और थैंक्स का बहुत ख्याल रखता है। फ्रेंड्स, बेओवुल्फ कब लिखी गई इसके बारे में रिसर्चर्स की मुख्तलिफ राय हैं। कुछ का ख्याल है कि ये 7th और 8th सेंचुरी के दरमियान में लिखी गई, और कुछ रिसर्चर्स का ये मानना है कि ये 11th सेंचुरी के शुरू में लिखी गई। फ्रेंड्स, स्कॉलर्स का ख्याल है कि ये पहले पैगन मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोगों में जुबानी तौर पर सुनाई जाती थी और बाद में इसे किसी प्रीस्ट ने लिखा। यही वजह है कि हमें बेओवुल्फ में पैगन और क्रिश्चियन दोनों एलिमेंट्स मिलते हैं। स्क्रीन पे आप दो कॉलम देख सकते हैं। एक कॉलम में पैगन और दूसरे में क्रिश्चियन एलिमेंट्स को बयान किया गया है। अगर हम पैगन की बात करें तो बेओवुल्फ में पैगन सोसाइटी की तस्वीर कशी की गई है, क्योंकि इसकी सेटिंग 6th सेंचुरी में रखी गई है और इस दौर में स्वीडन और डेनमार्क की सोसाइटी पैगन थी और पोइम में यही दिखाया गया है। मुर्दों को जलाना भी एक पैगन कस्टम है। बेओवुल्फ की डेड बॉडी को भी जला दिया जाता है। बेओवुल्फ की शोहरत और दौलत की ख्वाहिश उसके पैगन बिलीफ को जाहिर करती है। बेओवुल्फ का फेट के मुतालिक अकीदा भी पैगनिज्म को जाहिर करता है। वो मॉन्स्टर के साथ लड़ने से पहले कहता है, फेट ऑफन सेव्स अनडूम्ड मैन व्हेन हिज करेज इज गुड। इस पोइम में तलवार की अहमियत को उजागर किया गया है। पैगन सोसाइटी में ये माना जाता था कि एक मजबूत तलवार से लड़ाई जीती जा सकती है। बेओवुल्फ में हंटिंग का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन बेओवुल्फ को इसका कोई फायदा नहीं होता। बेओवुल्फ का मॉन्स्टर का हेड लेक से बाहर लेकर आना भी पैगनिज्म की अलामत है।
जहाँ तक क्रिश्चियन एलिमेंट्स की बात है तो बेओवुल्फ में बहुत से क्रिश्चियन एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। बेओवुल्फ को क्राइस्ट और ग्रेंडल को लूसीफर से तशबीह दी गई है। बेओवुल्फ क्राइस्ट की तरह लोगों की भलाई और हिफाजत के लिए कुर्बानी देता है। दूसरा, बेओवुल्फ और हेराथगर अपनी कामयाबियों के बाद वाज़ेह तौर पर खुदा का शुक्र अदा करते हुए दिखाई देते हैं। बेओवुल्फ जब ग्रेंडल की माँ से लड़ाई जीत जाता है तो वो वाज़ेह तौर पर कहता है, इफ गॉड हैड नॉट हेल्प्ड मी द रिजल्ट वुड हैव बीन क्विक एंड फैटल। इसी तरह हमें इस पोएम में बाइबल में मौजूद वाकयात के रेफरेंसेस भी मिलते हैं। हेराथगर जब बेओवुल्फ को अलविदा करते हुए सरमन देता है, इसे क्राइस्ट के सरमन से तशबीह दी गई है। बेओवुल्फ जो ग्रेंडल्स मदर से पानी में फाइट करता है, इसे द ग्रेट फ्लड जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में आने वाला फ्लड है उसके साथ जोड़ा गया है। लेक को जहन्नम से तशबीह दी गई है और इसके 7 दर्जात भी बयान किए गए हैं, जैसा कि डेंटे डिवाइन कॉमेडी में 7 लेवल्स ऑफ हेल बयान करता है। फ्रेंड्स, जहाँ तक लिटरेरी डिवाइसेस की बात है तो बेओवुल्फ में एलिट्रेशन, एल्यूजन, कैनिंग, सिमिली और सीसुरा का इस्तेमाल किया गया है। इन डिवाइसेस को हम अपनी प्रीवियस वीडियो में तफसील से बयान कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं बेओवुल्फ की समरी की जानिब। अगर हम इसकी सेटिंग की बात करें तो इसकी सेटिंग नॉर्दर्न यूरोप, खास तौर पर डेनमार्क और स्वीडन में राउंड अबाउट 6th सेंचुरी में रखी गई है। इस पोएम के शुरू में एक प्रोलॉग दिया गया है, इसमें शील्डिंग डायनेस्टी का इंट्रोडक्शन करवाया गया है। इस सल्तनत की बुनियाद शील्ड शिवसन ने रखी और बताया जाता है कि वह कैसे यहाँ तक पहुँचा। बहुत अरसा पहले डैनिश पीपल ने साहिल पर एक कश्ती देखी। इसमें एक छोटा सा बच्चा कपड़ों के बगैर बैठा हुआ था और इसके इर्द गिर्द खजाना ही खजाना था। कोई भी नहीं जानता था कि वह यहाँ कैसे पहुँचा, लेकिन फिर यही बच्चा यहाँ जवान होता है और इसे इतनी इज्जत मिलती है, यहाँ तक कि उसे बादशाह बना दिया जाता है। वो इतना बहादुर था कि कोई भी उसकी सल्तनत पर हमला करने का सोच भी नहीं सकता था। वो अपनी राया से बहुत ही अच्छा सलूक करता था। फिर वो बादशाह मर जाता है और उसकी डेड बॉडी को उसकी वसीयत के मुताबिक वैसे ही एक कश्ती में रखकर चारों अतराफ हीरे जवाहरात रखकर इसे समंदर में छोड़ दिया जाता है। डेनमार्क के लोग अपने बादशाह की मौत पर बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। इसके बाद कहानी उसके पोते हेराथगर की हुकूमत में शिफ्ट हो जाती है। हेराथगर भी अपने दादा की तरह एक बहादुर और कामयाब बादशाह है। वो एक बहुत बड़ी जंग जीतता है और इस तरह वो बहुत ही रिच और माइटी बन जाता है। अपनी फतह और कामयाबी की खुशी में वो एक मीड हॉल बनवाता है जिसको हेरोड के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, हेरोड का मतलब है हॉल ऑफ द हार्ट, मतलब के मेल डेयर का हॉल। बेओवुल्फ में इसे द फोरमोस्ट ऑफ हॉल्स अंडर हेवन कहा गया है। फ्रेंड्स, अब होता क्या है कि जब ये मुकम्मल हो जाता है तो हेराथगर यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी पार्टी रखता है जहाँ डैनिश वॉरियर्स जिसके साथ जंग में हिस्सा लेते हैं उन्हें लजीज खाना और शराब पेश की जाती है। अब यहाँ पर स्कोप्स को भी बुलाया जाता है जो उनकी फतह और कामयाबी पर गाने गाते हैं। अब ये लोग रोजाना मीड हॉल में खाना खाते हैं, सॉन्ग से लुत्फ अंदोज होते हैं। उधर ग्रेंडल जो इतनी रातों से बर्दाश्त कर रहा था उसकी बर्दाश्त खत्म हो जाती है। वो हेरोड पर अटैक कर देता है और हेराथगर के 30 वॉरियर्स को मार देता है। अब रोजाना रात को हमला करना और लोगों को मारना इसका मामूल बन जाता है। और फ्रेंड्स, ये सिलसिला 12 साल तक जारी रहता है, यहाँ तक कि हेरोड को ग्रेंडल के खौफ की वजह से बंद कर दिया जाता है। ये खबर बहुत दूर दूर तक फैल जाती है। बेओवुल्फ जो कि एक गैटिश नौजवान है, जब इस खबर के बारे में सुनता है तो किंग हेराथगर और डैनिश पीपल की मदद करने के लिए अपने 14 साथियों के साथ यहाँ आ जाता है। फ्रेंड्स, अब बेओवुल्फ उनकी मदद क्यों करना चाहता है? क्योंकि वो अपने बाप पर किए हुए एहसान का बदला चुकाना चाहता है। हेराथगर ने इसके फादर एक्थियो को एक
डेडली फ्यूड में पनाह दी थी, यानी कि एक बहुत बड़ा खानदानी झगड़ा था जिसमें इसने इसे पनाह देकर इसकी जान बचाई थी। दूसरा, वो शोहरत भी हासिल करना चाहता है और अपने किंग हैजलिक के लिए माल दौलत भी इकट्ठी करना चाहता है। डेनमार्क में बियोवुल्फ का सबसे पहले सामना वुल्फगर से होता है, जो कि हरादगर का बहुत ही वफादार थैन और वॉचमैन है, और वो बियोवुल्फ और उसके साथियों को हरादगर के पास ले जाता है। बियोवुल्फ जब किंग को बताता है कि मैं एक्थियो का बेटा हूँ जिसकी आपने मदद की थी, तो वो बियोवुल्फ की मदद लेने के लिए राजी हो जाता है। और फ्रेंड्स, बियोवुल्फ के कहने पर हेरोड को खोल दिया जाता है। हरादगर बियोवुल्फ की ताजीम में एक शानदार पार्टी का एहतमाम करता है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स एक और करेक्टर है अनफर्थ, जो कि नौजवान डैनिश वॉरियर है। वो बियोवुल्फ को ताना देता है कि गैटिश लोग बहुत बुज़दिल होते हैं। मुझसे एक गैटिश लड़का स्विमिंग मुकाबला हार गया था और यहाँ तक कि वापस भी नहीं आया। तुम भी उसकी तरह पीठ दिखाकर भाग जाओगे। बियोवुल्फ बहुत ही टॉलरेंस के साथ उसे डील करता है और कहता है कि मैं ग्रैंडल का काम तमाम करके दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, रात का वक्त होता है और डैंस अपने अपने क्वार्टर्स में सोने के लिए चले जाते हैं। सिर्फ बियोवुल्फ और उसके साथी मीड हॉल में रुकते हैं। और फिर वही होता है जिसका इम्कान था। ग्रैंडल जो है वो रात को हमला कर देता है, एक गैटिश मारा जाता है, फिर वो बियोवुल्फ तक पहुंच जाता है। फ्रेंड्स, बियोवुल्फ इसको जबड़ों से पकड़ लेता है, क्योंकि बियोवुल्फ की हैंड ग्रिप 30 आदमियों की ताकत के बराबर होती है। वो अपनी ताकत से इसके बाजू को अलग कर देता है और जख्मी ग्रैंडल वापस अपने पूल की तरफ भाग जाता है, जहां वो मर जाता है। ग्रैंडल का बाजू हेरोड की छत के साथ लटका दिया जाता है। फ्रेंड्स, क्योंकि डैंस को ग्रैंडल से छुटकारा मिल गया है, तो वो बहुत खुश होते हैं। हेरोड में इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने का शानदार इंतजाम किया जाता है। दोबारा से इस हॉल में मौसीकी की आवाजें गूंजने लगती हैं। इस मौका पर स्कोप बियोवुल्फ की तारीफ में गाना गाते हैं। वो बैटल एट फिन्सबर्ग के बारे में भी गाना गाते हैं। इसमें डैनिश पीपल को फतह हासिल हुई थी। 12 साल बाद वो इतनी पुरसुकून रात गुजार रहे हैं। फ्रेंड्स, क्वीन वेल्थियो जो कि हरादगर की वाइफ है, वो एक मुकम्मल मेजबान साबित होती है। वो बियोवुल्फ को तोहफे में गोल्ड कॉलर देती है और इसका शुक्रिया अदा करती है और इसे शराब और खाना सर्व करती है। लेकिन फ्रेंड्स, फिर उनकी सारी खुशी, सारा सुकून गारत हो जाता है जब ग्रैंडल की माँ अपने बेटे के खून का बदला लेने के लिए हॉल पर हमला कर देती है। वो ग्रैंडल का बाजू और एशर जो कि हरादगर का एक वफादार आदमी है, उसे मारकर अपने साथ ले जाती है, जबकि बियोवुल्फ इस वक्त कहीं और सो रहा होता है। अगले दिन बियोवुल्फ, हरादगर और कुछ वॉरियर्स ग्रैंडल की माँ को ट्रेस करते हैं और उस लेक तक जा पहुंचते हैं जहां वो रहती है। अनफर्थ बियोवुल्फ को एक तलवार तोहफे में देता है जिसको हरंटिंग कहा गया है। बियोवुल्फ ग्रैंडल्स मदर को मारने के लिए लेक में उतर जाता है। हरंटिंग तलवार इस फाइट में बियोवुल्फ की कोई मदद नहीं कर पाती, इसलिए वो अपने ताकतवर बाजुओं से इसका मुकाबला करता है। ग्रैंडल्स मदर जो है वो चाकू से बियोवुल्फ पर हमला करती है, लेकिन बियोवुल्फ का आर्मर उसकी हिफाजत करता है। अचानक बियोवुल्फ एक बहुत बड़ी जादुई तलवार देखता है और वो इसको इस्तेमाल करके ग्रैंडल की माँ का सर उड़ा देता है। अंधेरी गार में अचानक रोशनी नमूदार होती है और वहाँ बहुत ज्यादा खजाना और ग्रैंडल्स मदर की लाश पड़ी होती है। फ्रेंड्स, जो मैजिकल स्वर्ड है वो आम तलवार में तब्दील हो जाती है और बियोवुल्फ खजाने को छोड़कर इसका सर और तलवार लेकर बाहर निकल आता है। इस शानदार कामयाबी पर हरादगर बियोवुल्फ को बहुत सी माल दौलत से नवाजता है और साथ ही ये सरमन भी देता है कि हमें कभी भी गरूर, दौलत और शोहरत जैसी बुरी खुसूसियात को अपने ऊपर हावी नहीं करना चाहिए। हरादगर बियोवुल्फ से बहुत खुश होता है
और वो इसे अपना बेटा समझते हुए रोते हुए अलविदा करता है। वो दोनों एक दूसरे को बाप और बेटे की तरह गले लगाते हैं। डेंस भी बेओवुल्फ, जो कि उनका मोहसिन है, इसको अलविदा करते हुए बहुत दुखी होते हैं। उधर गेटलैंड में किंग हेजलेक इसका शानदार इस्तकबाल करते हैं। बेओवुल्फ अपनी दोनों फाइट्स के बारे में अपने अंकल किंग हेजलेक को खुशी से बताता है। फ्रेंड्स, कुछ अर्सा बाद हेजलेक एक जंग में मारा जाता है। बेओवुल्फ उसके बेटे की सल्तनत के क़याम में मदद करता है, लेकिन चंद ही दिनों बाद उसका बेटा भी एक फ्यूड में मारा जाता है। इस तरह बेओवुल्फ गेटलैंड का किंग बन जाता है और यहाँ 50 साल तक हुकूमत करता है। वो अपनी राया के साथ बहुत ही अच्छा सलूक करता है। फिर क्या होता है, एक गेटिश चोर ड्रैगन के खजाने में से एक कीमती कप चुरा लेता है और ड्रैगन को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। वो गेटलैंड पर रात के वक्त हमला करता है और अपने मुंह से निकलने वाली आग से बहुत से घरों को जला देता है, हत्ता के बेओवुल्फ के घर को भी। बेओवुल्फ अगरचे जानता है कि वो बूढ़ा हो चुका है और अब इसमें पहले जैसी ताकत नहीं रही, इसके बावजूद वो कहता है कि वो ड्रैगन के साथ अकेले मुकाबला करेगा। जब ड्रैगन इस पर हावी हो जाता है तो इसके 10 थैंस भाग जाते हैं। सिर्फ विग्लेफ इसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है और ड्रैगन की गर्दन पर चाकू से वार करता है और फिर बेओवुल्फ अपने ताकतवर अटैक के जरिए ड्रैगन को 2 हिस्सों में काट देता है। लेकिन फ्रेंड्स, बेओवुल्फ बुरी तरह जख्मी हो जाता है। वो विग्लेफ को वसीयत करता है कि मेरे बाद तुम बादशाह हो और मेरी डेड बॉडी को जलाकर इसके एशेज समुद्र के किनारे किसी ऊंचे चट्टान पर दफन कर दी जाएं, ताकि मलाह आते जाते उसे देखें। और ड्रैगन का सारा खजाना भी बेओवुल्फ के साथ दफन कर दिया जाता है। पोएम के आखिर पर बेओवुल्फ की मौत पर एक मॉर्निंग सॉन्ग से दुख का इजहार किया जाता है और इस तरह ये एपिक पोएम एक फ्यूनरल से शुरू होकर फ्यूनरल पर खत्म हो जाती है।